नमस्कार साथियों। तो आज हमारे साथ में मेहमान जुड़े हैं मानाराम जी सर, संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक 2024 भर्ती परीक्षा, जिसमें हिंदी विषय से मानाराम जी ने प्रथम रैंक हासिल की। तो मानाराम जी को आज हम सुनेंगे। हमारे साथ में जुड़े हैं मानाराम जी, जो हमारे लिए गर्व का पल है। इसलिए मानाराम जी, आपका हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत आभार, आपने मेरे को मंच दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिल थाम के बैठिएगा। मानाराम जी अपनी उपलब्धियों का ऐसा निचोड़ अपने को सुनाएंगे जो आप सभी अपने जीवन में, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। सफलता में जो बाधाएं वगैरह हैं, जो भी जिस प्रकार मानाराम जी ने कठिनाई फेस की है, लगभग वो हर विद्यार्थी के जीवन में वैसा होता है। इसलिए मानाराम जी का सफल बना के स्वागत करेंगे। चलिए, तो मानाराम जी से हम बात करते हैं कि मानाराम जी, आपका जो है वो करियर में पृष्ठभूमि में या कोई भाई कोई नौ सरकारी सेवा में है? हमारे परिवार से तो कोई सरकारी सेवा में नहीं है, दादा के परिवार से, लेकिन दादा के भाइयों के परिवार में और खूब सारे हैं सरकारी सेवा में। तो मतलब कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में आपका जुड़ाव फैमिली बैकग्राउंड से है। बिल्कुल और उनका साथ भी आपको मिलता रहा है समय समय से? बिल्कुल, परिवार का साथ तो समय समय मिलता ही रहा है। बिना परिवार के सहयोग से तो कोई आगे बढ़ नहीं सकता, उनको आगे मार्गदर्शन करने वाले बहुत हैं। इसका मतलब मानाराम जी कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र में इनके फैमिली बैकग्राउंड में जुड़ाव तो रहा है। इसी के साथ मानाराम जी से हम जानेंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में और इनकी उच्च प्राथमिक शिक्षाओं के बारे में जानने का प्रयास करें। मानाराम जी, आप अपना थोड़ा परिचय अपने। बिल्कुल सर, मैं बाड़मेर के खड़ीन गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा है जो गांव के स्कूल में हुई, और प्रारंभिक शिक्षा के बाद मैंने यहाँ पीजी कॉलेज से बीए किया, और उसके बाद मैं जयपुर से मैंने बीएड किया है। सर, आपने 12th किस सत्र में की? 12th मैंने 2015-16 के अंदर की थी। और उसके बाद में सीधा बाड़मेर आ गए? हाँ, उसके बाद सीधा बाड़मेर आ गए, और बाड़मेर में पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, और उसके साथ तैयारी शुरू कर दी। राज्य की महाविद्यालय से आपने जो है वो स्नातक का एडमिशन लिया था? बिल्कुल। तो सर, आप 12th के बाद में लगातार मतलब स्टडी जारी रखी, या बीच में जो गैप आता है वो आपने भी फेस किया हो? नहीं सर, मैंने 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेके साथ में कंपटीशन की तैयारी शुरू कर दी, और मैंने ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करता रहा। उसके बाद मैंने पीटीईटी का एग्ज़ाम देके बीएड में एडमिशन ले लिया, जो मेरे को कॉलेज है जयपुर मिली, तो मैं जयपुर चला गया। मैंने रेगुलर ही बीएड की है कॉलेज आगे, और उसके साथ में मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करने लग गया। तो आपने जयपुर से मतलब रेगुलर वहाँ रह के तैयारी वगैरह की थी? बिल्कुल, वहाँ रह के रेगुलर की है। या उसके साथ में कंपटीशन का उसी समय से प्लान बना लिया? एडमिशन ले लिया और साथ में रीट की तैयारी शुरू कर दी। अच्छा, उस समय आपने सर्वप्रथम जो है वो रीट की तैयारी? हाँ, रीट की शुरू की। उसके बाद में कहाँ आपसे कोचिंग वगैरह रीट के लिए? या नहीं, जैसे ही बीएड में एडमिशन लिया, 2-4 महीना कॉलेज चली, तो साथ में ही कोरोना आ गया था। अच्छा। तो फिर कोरोना में 1 साल तो वैसे ही निकल गया था। जब कुछ कोरोना का प्रकोप कम हुआ, तो वापस मैंने बीएड रेगुलर शुरू कर दी, और उसके साथ में रीट की तैयारी शुरू की। रीट परीक्षा उत्तीर्ण की, तो वो रीट एक पेपर ही होता था उसका, फ्री नहीं होता? हाँ, फ्री नहीं होता था, रीट के आधार पर सिलेक्शन होता था। तो उसमें मेरी काफ़ी ढंग की तैयारी हो गई थी, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ था, पेपर रद्द हो गया था। तो आपको वहाँ से निराशा, हताशा, ऐसा डिमोटिवेट वगैरह आप नहीं हुए थे क्या? नहीं, वो तो शुरुआत में ही थी, एक बार पहला अटेम्प्ट था, ऐसा तो लगता ज़्यादा है? कोई निराशा हार लगी नहीं, बढ़िया स्कोर था। अच्छा। तो लगा तैयारी शुरू की, कम ही टाइम हो गया और कम समय में अच्छी तैयारी हो गई थी। संतुष्ट थे आप? मतलब जो रिजल्ट रहा संतुष्ट था। जितना आपने प्रयास किया उतना आपको रिजल्ट मिल गया? मेरा परफॉर्मेंस था उसके अनुसार स्कोर ठीक था, बेहतर ही था। तो मतलब उसका वहाँ से आपको मोटिवेट मिला? हाँ। उसके बाद में सर आप वहीं रहे थे या वापस बाड़मेर की ओर रुख किया? उसके बाद में 2021 के अंदर जब बीएड कंप्लीट हो गई थी, तो मैं वापस बीएड कंप्लीट करके बाड़मेर आ गया था, और उसी बीच वो एक बार 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, वो भी दिया था। और वापस यहाँ बाड़मेर आने के बाद मैंने 2nd ग्रेड की हिंदी विषय से तैयारी शुरू कर दी थी। जी सर, तो मतलब आपने 3rd ग्रेड का फिर छोड़ दिया तैयारी करने? 3rd ग्रेड का वो एक बार बीच में रद्द हो गई थी भर्ती जी, वो। और उसके बाद में कोई भर्ती पास में दिखाई नहीं दे रही थी, और 2nd ग्रेड भर्ती ऊपर आई हुई थी, तो मैंने 3rd ग्रेड से फूट मोट लिया, और 2nd ग्रेड तब मैंने बाड़मेर आते ही हिंदी से 2nd ग्रेड तैयारी शुरू कर दी। तो सर, आपने हिंदी का कहाँ से क्या किया है? आप बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? मैंने हिंदी बीएड करने के बाद दिसंबर 2021 के अंदर आते ही मैंने बाड़मेर में भास्कर कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, और वहाँ मैं रेगुलर तैयारी करता रहा, और दिसंबर 2022 के अंदर 2nd ग्रेड की जो तैयारी कर रहा था उसका एग्ज़ाम हुआ था।
अच्छा, तो फिर उसमें आपको सफलता मिली। उसमें मेरे को सफलता नहीं मिली थी। स्कोर तो ठीक था लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ था। तो फिर आपको एक बार और निराशा तो लगी होगी। उसमें थोड़ा दुख हुआ था, ढंग की तैयारी की थी, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ और वो पेपर आउट वाला भी माहौल चल रहा था, तो उसमें थोड़ी बहुत निराशा हुई मेरे को। लेकिन तुरंत सर से इन बात की तो सर ने बोला कि आप रेगुलर तैयारी है तो जाइए, वो भर्ती आ जाएगी। अच्छा, तो आपने भास्कर से कोचिंग की थी, हाँ भास्कर से। रामानंद चौधरी हाँ से। और फिर रामानंद जी ने मतलब आप डिमोटिवेट हुए तो उन्होंने समय समय पे गाइड वगैरह भी किया है। बिल्कुल, समय समय पर गाइडेंस लिया और वहाँ से मेरी हिंदी अच्छी हो गई थी। फिर जीके वाला पार्ट था, जीके वाला मैं सेल्फ भी करता रहा, फिर कोई ऑनलाइन सहारा ले लिया। इस प्रकार मैं रेगुलर जैसे 22 वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ था, उसके बावजूद आगे कोई भर्ती दिखाई नहीं दे रही थी, फिर भी मैंने मेरी तैयारी है जो जारी रखी। जी जी, मतलब किसी स्टूडेंट को अगर किसी भर्ती में सफलता प्राप्त करनी है तो उसको अपनी तैयारी निरंतर रखनी है। बिल्कुल, जब अपन एक बार असफल हो जाते हैं तो तैयारी को छोड़ना नहीं चाहिए, अपना आगे करनी है तो भर्ती नहीं है तो भी तैयारी करते जाओ। जब भर्ती आएगी तब तो हजारों तैयारी करने के लिए दौड़ेंगे। फिर क्या है, एग्जाम की डेट घोषित होने के बाद तैयारी कम पड़ जाती है, पहले होती है ढंग की तो हो जाती है, नए सिरे से एग्जाम की डेट आने के बाद अपन तैयारी नहीं कर सकते। तो तैयारी करने के लिए अपन को रेगुलरिटी रखनी जरूरी है। जी, जब अपन एक बार एग्जाम में असफल हो गए तो वापस शुरू कर दो अगले लक्ष्य के लिए। मतलब दूसरे दिन से ही शुरू कर दो, हाँ, दूसरे दिन से मान लो, दूसरे दिन शुरू करो, रेगुलर जारी रखो, छोड़ना नहीं है। छोड़ना नहीं है। गैप पढ़ने से क्या है, चीजें जो पुरानी पड़ी हुई है वो धुंधली हो जाती है, फिर फिर वापस किताबों से दूर हो जाते हैं तो दोबारा जुड़ने में समय। समय होते हैं, वापस बनता नहीं है शेड्यूल। जिस प्रकार जो आप जयपुर रह के आपने बीएड वगैरह की थी और थर्ड ग्रेड में आपने वहाँ से तैयारी की थी, तो लोगों ने ऐसे नहीं बोला कि वहाँ फिर बाड़मेर आए आप वापस, तो लोगों ने बोला तो होगा कि कहीं न कहीं वहाँ मजे किए इन्होंने, ये तो कुछ नहीं होना है इनका। अब देखो, वो तो अपने गांव के अंदर परिपाटी होती है। जब अपना सिलेक्शन नहीं होता है या सफल हो जाते हैं अपन, तो ये बोलेंगे गांव वाले के ढंग से पढ़ा नहीं, हीरा बाजार के अंदर। लेकिन जब सफल हो जाते हैं तो वो तो बोलते ही है कि इसका तो होना ही था, इतने साल हो गए तैयारी करते हुए तो होना ही है। उनके अपने ऊपर ज्यादा कोई असर पड़ना नहीं चाहिए, उनको है जो आप इग्नोर कर दो। उनको दरकिनार रख, बिल्कुल, वो तो परिपाटी चल मान रही के है। चलो हर किसी के वो साथ। गांव वाले क्या, उनको इतनी जानकारी भी नहीं होती है। जब अपन 12th कर लेते हैं उसके बाद वो काउंट शुरू कर देते हैं कि बाहर ये होगी, अब नौकरी क्यों नहीं लगा, क्यों नहीं लगा। उनको इतनी जानकारी नहीं होती है, जी जी, तो वे ताने मारते रहते हैं। उन तानों से इतना कोई फर्क पड़ने वाला और वो तो मार के भूल जाते हैं, लेकिन विद्यार्थी के नहीं। हाँ, कहीं न कहीं हाँ, मानसिक उसके दबाव। उसके मानसिकता ऊपर असर पड़ जाता है। हम्म, तो इससे आप कैसे उभरे? यही कि यही अपने माँ बाप है जो अपन को पढ़ने के लिए खर्चा दे रहे हैं, उनके सपनों को अपन को पूरा करना है, बाकी दुनिया से अपन को क्या लेना देना। माता पिता का, घर वालों का आपको फुल सपोर्ट रहा है? फुल सपोर्ट रहा। कभी जैसे कि आपका उनमें रीट में नंबर नहीं आया तो उन्होंने अब उन्होंने यही कहा, नहीं है करो, लगातार करते रहो, कोई हो बात नहीं जाएगी। और करो। हाँ, भास्कर आपने किस वर्ष में ज्वाइन की सर? मैंने भास्कर कोचिंग दिसंबर 2021 के अंदर ज्वाइन ऑफलाइन ज्वाइन की थी। किया, ऑफलाइन। तो सर आपका क्या शेड्यूल रहता था, रेगुलरिटी कैसे रही? शेड्यूल आप जो आजकल रामाराम जी के काफी बड़े बड़े बैच चल रहे हैं, उनमें बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार कंटिन्यूटी रखें, किस प्रकार जो है वो अपनी बिल्कुल, जैसे पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए आप कुछ बच्चों को बताना चाहेंगे? बिल्कुल जैसे ही सर ने बैच चालू किया था तो मेरे बीएड का एग्जाम चल रहा था, तो मैं 5-7 दिन लेट हुआ और यहाँ आते ही मैंने जो बैच ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमारा बैच है जो लगातार 13 महीना तक चला था। दिसंबर 2021 के अंदर शुरू हुआ था और शायद 22 दिसंबर के आसपास दिसंबर 2021 में शुरू हुआ और 22 दिसंबर 2022 में हमारा एग्जाम हुआ था। तो वहाँ 13 महीना तक जो लगातार हमारा बैच चला था, तो जहाँ तक हो सके उसके अंदर मैंने मात्र 2-4 दिन एब्सेंट की थी जरूरी काम से। 13 महीनों में सिर्फ 2-4 दिन? 2-4 दिन, बाकी रेगुलर सर से जुड़ा रहा और समय समय पर साथ में टेस्ट लेते रहे। एक टेस्ट में भी एब्सेंट नहीं रहा, लगातार मैं देते रहा। मतलब सफलता में क्या है, रेगुलरिटी जरूरी है। अब बीच में गैप पड़ जाता है तो उससे पढ़ाई का जो शेड्यूल बिगड़ जाता है। इसका मतलब आपकी सफलता का श्रेय तो ये वैसे तो हर किसी के साथ में होता है, और आपने निरंतरता को जो प्राथमिकता दी, बिल्कुल, निरंतरता ही रखनी सफलता की कुंजी। कुंजी। और यहाँ पे टेस्टों में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहता था? और जो लगभग हर किसी बच्चे का तो बराबर तो नहीं रहता, कभी ऊपर कभी नीचे रैंक लगती रहती है, हाँ। उनके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, टेस्ट तो मात्र एक अपने तैयारी का एक साधन है। उनके अंदर जो 7 दिन या 10 दिन का अपन का जो शेड्यूल होता है वो पढ़ लेते हैं अपन,
और अपनी जो परफॉर्मेंस है उनको पता चल जाता है कि अपना इस तरह जो किस कैसा? प्रकार का है। बाकी टेस्ट और मेन एग्जाम का इतना कोई लेना देना नहीं है। कभी हमारे बैच में भी कोई टेस्ट में ओद रहता था तो जरूरत नहीं है उसका अंदर फाइनल सिलेक्शन आरपीएससी के अंदर हुआ है। आरपीएससी और टेस्ट दो अलग अलग चीज़ है। टेस्ट से अपने जो अपना अपना परफॉर्मेंस मैटर जो है वो हाँ, तैयार कर सकते तैयार कर सकते हैं। हैं। मेन पे एग्जाम सोच के ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें तैयारी उस हिसाब से करनी है। हाँ, जरूरी नहीं है कि टेस्ट हम नंबर कम आए तो अपने वहाँ भी कम आएंगे, या टेस्ट हम ज़्यादा आ रहे तो वहाँ आएंगे। ये एक जरिया है तैयारी करने का। जिससे रेगुलर निरंतरता बनी रही। निरंतरता बनी रहती है। अगर रैंक वगैरह कम ज़्यादा बच्चों की लग रही है तो उन्हें ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा होगा नहीं, या जो फर्स्ट रैंक जो हमेशा आ रही है उसका होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, मतलब एवरेज स्कोर होना चाहिए। आपकी जो है वो कौन सी रैंक लगती थी सर, आपको कुछ याद है? अब खूब सारे टेस्ट दिए, उनके अंदर रैंक तो याद नहीं है, लेकिन लगभग फर्स्ट एवरेज स्कोर रहता था, एवरेज 60-70% 60-70% आप मार्क्स ले आते थे? हाँ, ऐसा नहीं तो फर्स्ट रैंक आ गई, पहले भी फर्स्ट थी और भर्ती परीक्षा में भी फर्स्ट आ गई, ऐसा कुछ नहीं? ऐसे रैंक की कोई स्थिरता नहीं है, आज फर्स्ट आ जाए कल सेकंड आ जाए, ऐसा कोई स्थिरता नहीं। तो सर आपका जो है वो संस्कृत शिक्षा विभाग का रिजल्ट आपने देखा या दोस्तों ने वगैरह देखा? वो दोस्तों ने देखा था, मेरे को कॉल किया, और सर ने भी देखा, सर ने भी कॉल किया। तो सर जैसे ही दोस्तों ने रिजल्ट देखा आपको तुरंत कॉल किया, बिल्कुल। और उधर से सर का भी कॉल आ गया राम राम जी का? सर का भी कॉल आ गया था कि आपका प्रथम रैंक के साथ चयन हो गया है। तो एक बार तो मेरे को भी ऐसे अजीब सा लगने लगा, प्रथम रैंक से हुआ कि नहीं है। फिर मैं वापस सर को कॉल किया, सर आप देखा है ढंग से प्रथम रैंक से मेरे ही रोल नंबर या दूसरे? सर ने कहा हो गया, आप बस कोचिंग आ जाओ सीधे, मतलब आप जल्दी आ जाओ मिठाई की डिब्बा लेके। जल्दी आ जाओ। तो तुरंत आप रूम छोड़ के वहाँ भागे? तुरंत हम चले गए। आपको उस समय कैसा लगा? उस समय जो महसूस हो रहा था उसका वर्णन शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। तो सर आपके सिलेक्शन के बाद में ऐसे किसी व्यक्ति का कॉल आया है जो पहले आपको कभी उसने निराश किया हो या ऐसा कुछ बोला हो? नहीं, ऐसा कोई मेरी पर्सनली मेरे को किसी ने निराश किया नहीं था। कभी आपकी वो बहस हुई नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी कहीं कहीं से कॉल आए हो तो आपको लगा हो अच्छा? कॉल तो सभी मित्रों दोस्तों ने, परिवार वालों ने, घर वालों ने, सभी ने किया था, लेकिन कोई ऐसी कोई उस इरादे से कॉल नहीं। घर वालों का कॉल आया था या आपने उनको पहले घर कर दिया? वालों को मैंने करके बताया था। तो वो तो काम में बिजी थे, गाँव में रहते हैं। हाँ, पिताजी ने क्या बोला था कुछ? पिताजी ने बोला अच्छा है, आगे भी लगे रहो, तैयारी करते रहो, बढ़िया है, उनको भी खुशी खुशी। तो सर आप जो है वो एक विवाहित हैं, मतलब आपकी शादी हो चुकी है, तो किस वर्ष में आपका विवाह हुआ था? विवाह मेरा हो गया था 2022 के अंदर। मतलब बीएड के दौरान हो गया। तो सर जो बच्चे कहते हैं कि मैं शादी नहीं करूँगा, जो है वो दुल्हन आएगी वो शिक्षा में बाधा डालेगी, ऐसा कुछ? ऐसा सबका वो अलग अलग नजरिया होता है, किस नजरिए से अपने सामने वाले देखे उस पर निर्भर करता है। तो मतलब आपकी तो फर्स्ट रैंक आई है, तो इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है कि उन्होंने सपोर्ट भी किया होगा आपको। सपोर्ट तो करते ही हैं, घर वाले सपोर्ट करेंगे और कौन करेंगे। कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट रहा है, योगदान तो रहता ही है, घर वो वालों भी स्ट्रगल देखते हैं। का। बिल्कुल। अपन जो है वो एक सामान्य पृष्ठभूमि से है, तो खेती बाड़ी भी है अपना, या बिल्कुल, शिक्षा में तो कोई है नहीं। खेती बाड़ी भी करते हैं। तो कहीं न कहीं आपकी अर्धांगिनी ने जो आपके लिए त्याग किया है, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, सफलता के पीछे माता पिता के साथ साथ में अर्धांगिनी का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कैसे, जब मैंने इतने साल तैयारी की तो मैनेज किया है इकोनॉमिक्स रूप से, और घर के काम में माता पिता का सहयोग किया है, उसके लिए उनका भी बहुत 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 आभार। बड़ा योगदान है। मैं उनको भी, वो भी धन्यवाद की पात्र हैं। बिल्कुल, उनको भी बहुत, आपसे ज़्यादा भी खुशी उनको ही होगी। खुशी तो हुई होगी उनको भी। जब आप कोचिंग जाते थे तो आपके साथ में भी हज़ारों बच्चे थे, वो टेस्ट देते थे, और तब आप कभी-कभी तो जो है वो आपको भी लगता है निराशा हाथ लगी होगी। आपने उस समय खुद को कैसे मजबूत किया? बिल्कुल, अपन जब कोचिंग जाते हैं या कोई एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें तो भीड़ होती है, लेकिन अपन को भीड़ का ऐसा ना बढ़कर उनसे अलग ही रहना है। बाकी तैयारी करने वाले उस भीड़ के अंदर बिल्कुल कम लोग ही होते हैं जो सीरियस तैयारी करते हैं। जी। और जब अपने एग्जाम हॉल के अंदर बैठते हैं और अपन पेपर अपने आगे होता है, तब अपना जो तैयारी थी उसका 100% योगदान है उस पेपर के ऊपर रख देते हैं, तो अपने जो उस भीड़ से अलग हो जाते हैं। तो आप जो है वो अभी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो आपने कैसे खुद को मैनेज किया? अंतिम समय में क्या करना चाहिए?
बच्चों को एक बार आप बताएंगे तो कुछ हेल्प इनको भी मिलेगी। देखो, मेरी यही रणनीति रहती थी कि अंतिम समय में जितना भी मैंने पहले पढ़ा है उसका मैं बार बार है जो रिविजन करता था, और फिर मैं सिलेबस उठा के देखता कि किस पार्ट का योगदान ज़्यादा है, तो उसके मैं कुछ शॉर्ट नोट्स रहे हुए थे उनका वापस रिवीजन करता था। और जो करंट रिलेटेड टॉपिक है उसके अंदर अपन को पता है परसेंट 1% या 2% 3% आने ही हैं, तो मैं उनका है जो लास्ट दिनों के अंदर रिवीजन करता, और जो करंट रिलेटेड टॉपिक है उन पर मैं ज़्यादा फोकस रखता। और एग्जाम हॉल के अंदर जब जाता था तो एक प्रेशर आना एक आम बात है, ये सबके साथ में होता है और मेरे साथ में भी होता है, लेकिन फिर भी उस प्रेशर को अपन मैनेज करके अपने पेपर में जितनी तैयारी की है उसका 100% योगदान देना है। नहीं तो क्या है, कई बार होता है कि ज़्यादा तैयारी करने वाला है जो एग्जाम हॉल के अंदर है पिछड़ उसकी जाता है। हड़बड़ाहट हो जाती है, और हड़बड़ाहट है अपन ने कितनी तैयारी की है पिछले 2 साल 3 साल, वो वहाँ हड़बड़ाहट हो जाती है, तो अपने तैयारी है फिर कोई मायना नहीं रखती कितनी की है या नहीं की है। तो आप कहना चाहेंगे कि एग्जाम हॉल में खुद को मतलब एकदम रिलैक्स रखना है। बिल्कुल, एग्जाम हॉल के अंदर रिलैक्स रहना जरूरी है, वहाँ पे जो प्रेशर से बचना बिल्कुल जरूरी है। एग्जाम से कुछ दिन पहले जो है वो नए नए पढ़ना, ये तो कभी नहीं करना है। बिल्कुल, नए टॉपिक तो एग्जाम से पहले पढ़ने ही नहीं है, क्योंकि एक बार पढ़ी हुई चीज़ें तो याद रहती नहीं है, अपने को बार बार चीज़ें पढ़ेंगे फिर याद होगी। एग्जाम से पहले अपन कोई नया सामग्री लेके बैठ जाएंगे तो फिर वो समस्या पैदा करेगी, उससे कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं। तो सर एग्जाम टाइम में अंतिम समय में जो है वो किस प्रकार जो है वो हमें हैंडल करना है। जैसे कि एग्जाम सिटी 100-200 किलोमीटर तो दूर ही होती है, आरपीसी का ही रूल ही रहता है कि दूर ही देते हैं। अपने इलाकों में तो वैसे भी देते नहीं है जो है वो पिछला जो 22 वाला। हम्म, तो उस समय कैसे आप मतलब क्या कहना चाहेंगे, कहाँ जाएं, कितना समय पहले एग्जाम सिटी में जाएं। देखो, अपना एग्जाम पास हो या नज़दीक हो दूर हो उससे कोई ज़्यादा है जो फर्क पड़ने वाला नहीं है। वैसे ही अपना एग्जाम जैसे 100-200 किलोमीटर दूर होता है तो एग्जाम से एक दिन पहले वहाँ चले जाओ, और जाने के बाद रहने के लिए अपने तरफ से कोई व्यवस्था देख लो, रिलैक्स होकर आराम से रहो, और परीक्षा से पहले आराम से भरपूर नींद लो, और जो थोड़ी बहुत कोई साथ में सामग्री लेके जा रहे हैं तो उनका रिवीजन करते रहो। और एग्जाम के दिन है जो आप सुबह जल्दी उठकर टाइम से है जो एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ, और हो सके तो जिस दिन अपन जा रहे हैं रुकने के लिए उसी दिन है अपना एग्जाम सेंटर है जो कंफर्म करके ही वहाँ रुकना चाहिए। मतलब एक बार एग्जाम सेंटर एक दिन पहले देख एक के आ बार जाओ। पहले देख लेना चाहिए, ठीक रहता है, फिर दूसरे दिन की हड़बड़ाहट नहीं होती है, नहीं तो सुबह लेट भी हो सकता है, ट्रैफिक में फंस सकते हैं, तो जो पहले। है वो सेम नाम के भी बहुत होते हैं हाँ, सेम नाम के भी बहुत होते हैं, फिर तो। तो अपन को पहले ही कंफर्म कर लेना चाहिए अपना सेंटर कहाँ है, उस हिसाब से एक दिन पहले जाकर एग्जाम में एडजस्ट हो जाना चाहिए। तो सर एग्जाम हॉल के अंदर पेपर आपको दे दिया है, ठीक है, तो किस प्रकार हल करना है। आपके हिंदी के अंदर जो है वो काफ़ी कैंडिडेट्स रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं संख्या, बाकी विषय से तो ज़्यादा कैंडिडेट हैं, और इसकी जो है वो हाई जाती है, मेरिट भी ऊपर जाती है। किस प्रकार आप क्या कहना चाहेंगे कि पेपर को किस प्रकार देखें, कौन सा पार्ट पहले देखें। देखो, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपने जब सामने पेपर आ जाता है तो अपन को केवल पेपर पे ही फोकस करना है, संख्या कितनी है मेरिट कितनी जाएगी ये तो बाद की बात है। अपन जब पेपर हल करेंगे अपना 100% योगदान देंगे तो उसी के आधार पर है जो मेरिट निश्चित होती है। तो अपन को जैसे सबका अलग अलग पैटर्न होता है, कई है पहले कुछ पार्ट के अलग करते हैं, सबका अलग अलग होता है, जो आपको अच्छा लगता है उसी अनुसार आप फॉलो करो, और पहले राउंड के अंदर जो जो आपको पर्सन लगभग आ रहे हैं वो करते जाओ। फिर जो कंफ्यूज वाले पर्सन है वो एक बार आप स्किप कर दो, धीरे धीरे वो क्या है दूसरे राउंड में आपको ऐसे कुछ पर्सन है जो आप दो ऑप्शनों के अंदर टकराट हो रही है, तो फिर दूसरे राउंड में आपका दिमाग है थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, तो कुछ पर्सन है जो आपको वापस उसका सही आंसर याद आ जाता है। तो इस प्रकार आप ये कहना चाहेंगे कि जो आपको एक बार पूरे पेपर को हल कर दें, जो आ रहे हैं उनको टिक कर दें, उसके बाद में जो हार्ड लग रहे हैं। हार्ड लग रहे हैं उनको आप पहले राउंड में करोगे, दो ऑप्शनों के अंदर टकराट है और आप पहले ही पहले राउंड में कर लोगे, बाई चांस आगे जाके आपको उस पर्सन का उत्तर याद आ जाएगा, ये नहीं इसका उत्तर ये था मैंने ये भर दिया, तो फिर वो आगे वाले प्रश्नों में उलझन पैदा कर सकता है। तो फिर वो माइंड में एक ऐसा, हाँ, माइंड में वो सेट रहेगा, फिर वो गलत हो गया वो फिर गलत, आगे उसके और गलत होते रहेंगे, उसके चक्कर में आगे और जो आते पेपर हुए गलत खराब हो होते जाएगा। रहेंगे, पेपर खराब हो जाएगा। तो यही इससे बचने के लिए यही है कि आप पहले राउंड में कंफ्यूज वाले पर्सन है वो मत करो, एक बार उनको स्किप कर स्किप कर दो, उनको सेकंड राउंड में ले लो। दो। एग्जाम के अंतिम दिनों में ये जो ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे कुछ शिक्षक है वो 6-6 घंटे की मैराथन लगाते हैं,
तो आपने इन मैराथन क्लासों की हेल्प ली थी या इनको नहीं देखना चाहिए? आप विद्यार्थियों को क्या सलाह देंगे? अब मेरी सलाह यही है कि अंतिम दिनों में जब ये लंबी लंबी मैराथन आती है, एक रात में सिलेक्शन कैसे पाएँ, ऐसे जो कंटेंट से बच के ही रहना चाहिए, वो ज़्यादा काम की होती नहीं है। उनमें वो एकदम कचरा भर के आपको कुछ भी सुना देंगे। वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या व्यू बढ़ाने के लिए आ जाते हैं लाइव 6-7 घंटे। अब अपन भी देखें, ऐसा 7 घंटे की टीचर है जो लगातार कैसे पढ़ा सकता है? और अपन को तो अपनी सामग्री है ना, अपने पास में ऑलरेडी है, उसका रिवीजन करो। ज़्यादा मैराथन से कोई सिलेक्शन होने वाला नहीं है। एक रात में ऐसे हो जाता है, फिर सबका हो जाता है, वो तो सब देख सकते हैं। मतलब इन बच के रहने के लिए आप बोल रहे हैं। उससे बच के ही रहना चाहिए। अपना कोई ज़रूरी चीज़ कोई है तो उसका हेल्प ले सकते हैं, बाकी मैराथन से एक रात में सिलेक्शन हो जाए, कैसे हो ये जाए, संभव 7 नहीं। घंटे में सफलता कैसे पाएँ, ये तो केवल दिखावा मात्र होता है। तो जो है वो आपने जो पिछले 1 साल के या 1.5 साल जितना भी आपने तैयारी को समय दिया है और उसके दौरान जो भी नोट्स बनाए हैं या जो कंटेंट तैयार किया है, उसी को नियमित बार-बार पढ़ना चाहिए। हाँ, उसी को नियमित बार-बार पढ़ना चाहिए जो अपने पास सामग्री है, और उसके साथ में हो सके जितने हो सके ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल करो, और फिर टॉपिक को पढ़ो। कौन-कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, वापस टॉपिक को पढ़ो। इस प्रकार है जो अपनी तैयारी है जो जारी रखना चाहिए। क्या आपको सर एक बार पढ़ने से याद हो जाता था या आपको भी बहुत-बहुत बार-बार रिवीजन करना पड़ता था? नहीं, एक बार पढ़ने से तो किसी को याद नहीं होता है। कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है किसी के साथ में याद हो जाए, बाकी आम बच्चों के ऐसा ही होता है, एक बार पढ़ने से चीज़ें कुछ हद तक याद होती हैं। या तो अपन बार-बार रिवीजन करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे, प्रश्न उत्तर निकालेंगे, फिर वापस टॉपिक को पढ़ेंगे, नहीं याद हो रहा है लिख-लिख के याद करेंगे। याद करने के लिए है जो पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार पढ़ने से तो याद याद नहीं होता है। किसी को नहीं होता। आपने कैसे लिख-लिख के याद किए थे? मैंने लिख के, और मेन चीज़ होती है जो अपने पास सामग्री है, वो सामग्री ज़्यादा चेंज नहीं करनी चाहिए। बार-बार अपने एक बार इससे पूछेंगे, दूसरे किसी से पूछेंगे, सबके पास तो कुछ न कुछ तो पार्ट अलग होता ही है। तो उसके चक्कर में अपने जो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरी सलाह ये है, जो अपने पास सामग्री है, उस पे ही विश्वास करें, उसी को है जो बार-बार पढ़ें, उसी के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ें, रिवीजन करें, अभ्यास करें, नहीं याद हो रहे लिख के करें, बार-बार पढ़ें, याद हो जाएगा। मतलब लगभग जो कोई भी कोचिंग है या जो कोई कैसी भी बुक है, एक बुक से तो 80 से 90% सवाल तो आ ही जाएंगे। हाँ, 100% तो ऐसी कोई सामग्री है नहीं कि 100% इसी के अंदर आ जाएंगे। हाँ, अपनी सामग्री को देख लेना चाहिए, पुराने सालों के पेपर है वो उठा के देखो, अपने सामग्री से कितने कवर कर रहे हैं। लगभग 80-90%, 70% कवर कर रहे हैं, और सबसे इतना ही करते हैं। कोई 100% तो कोई ऐसी मार्केट में किताब होती नहीं है कि 100% इसी में से आएंगी। तो अपनी सामग्री में से कवर कर रहे हैं, तो फिर अपनी सामग्री चेंज करने से कोई उचित नहीं है। बार-बार उसी सामग्री को पढ़ेंगे, तो कभी-कभी ऐसे होता है कि बार-बार अपने एक ही चीज़ को पढ़ते हैं, और जब अपने सामने प्रश्न आता है, तो अपने दिमाग के अंदर एक प्रकार से जो छवि बन जाती है कि ये लाइन है, वहाँ इस पेज पे इस तरफ लिखी हुई है। इस प्रकार छवि कब बनेगी? जब अपन बार-बार है जो एक कंटेंट उसे पढ़ेंगे, बार-बार चेंज 10-20 करेंगे बार तो ज़्यादा कन्फ्यूज होंगे। ज़्यादा बार वो माइंड में छप जाएगा। बिल्कुल, बार-बार एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो वो दिमाग के अंदर एक फ्रेम की तरह बन जाती है, और रील घूमने लग जो जाती भी है, जैसा भी है, उसको बार-बार पढ़ो। है। जो भी अपने पास सामग्री है, अपनी सामग्री पे भरोसा करना चाहिए। और सबसे मैं मेरे मित्रों दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि परीक्षा के अंतिम दिनों में आप कोई ज़्यादा है बुक्स बार-बार चेंज नहीं करनी चाहिए। जो अपने पास सामग्री है उसी को है जो रिवीजन करो। तो सर जो है वो तैयारी के दौरान मित्रगण जो है वो फ्रेंड सर्किल का क्या योगदान रहा है? कितने आपके दोस्त रहे हैं? ज़्यादा दोस्त रखने चाहिए या आप इसके बारे में? अब देखो, फ्रेंड सर्किल है वो अपन दो दृष्टि देखें, अपने मित्र हैं जो अच्छे हैं तो उनका बहुत सारा योगदान भी हो सकता है, और अपनी मित्र मंडली अच्छी नहीं है तो उनका योगदान नहीं भी हो सकता है। ये तो अपने पे डिपेंड करता है जो अपना फ्रेंड सर्किल है कैसा वो बनाना है? कैसा बनाना है। जैसा अपन चाहेंगे वैसा फ्रेंड सर्किल बन जाएगा। हाँ, अपना फ्रेंड सर्किल यदि अच्छा है तो अपने जो पढ़ाई के अंदर माहौल भी अच्छा बनता रहेगा, एक दूसरे सपोर्ट भी मिलती है और हेल्प हो जाती है। लेकिन अपनी फ्रेंड मंडली है, वो उनसे घूमने अपना वाली है। अपना कोई लिंक ही नहीं है, अपने डिस्टर्ब करने वाली है, तो फिर उस फ्रेंड मंडली से जो दूर ही दूर हो रहना जाना अच्छा है। चाहिए। जैसे अपने फ्रेंड मंडली अच्छी है यदि, जैसे मेरे भी मित्र खूब रहे हैं, और काफ़ी मेरे मित्रों का सिलेक्शन हो भी गया है, और कुछ अभी तैयारी कर रहे हैं उनका हो भी जाएगा। तो अच्छी फ्रेंड सर्किल होने से पढ़ाई के पढ़ाई अंदर फायदा ही होता है, फायदा नहीं। नुकसान वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई ऐसे मौज करने वाला है तो उससे नुकसान बहुत होता है। अब वो मौज करने वाले हैं तो उनको देख के, या तो
वो अपन को बिगाड़ देगा। तो उससे अच्छा है कि उनसे हम उनको देख सीखेंगे, ये मजे कर रहा है तो हम भी करें। हाँ, अपने ऊपर जो नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो हो सके ऐसे मित्रों से जो बचना बच के चाहिए। रहना चाहिए। इस प्रकार आप यही कहना चाहेंगे कि जो है वो अपने चारों और मित्रगण को देखें और अपने सर्किल को आज ही मजबूत करें, नहीं तो जो है वो समय चला जाएगा, ये वापस नहीं आएगा। हिंदी विषय है जो एक अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अंदर आप मतलब कौन से चैप्टर से शुरू होता है, जो नए स्टूडेंट जो आजकल उनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से क्या क्या देखना चाहिए। तो सर हिंदी के अंदर जो है वो विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी अधिक रहती है, अन्य विषय से हिंदी में काफ़ी अधिक रहते हैं। और आज जो है वो युवाओं का रुझान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ ही रहा है, गाँव से बहुत सारे पलायन हो रहा है। तो हिंदी के बारे में मतलब कहाँ से शुरू करना चाहिए, एक नए विद्यार्थी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं नए विद्यार्थी को ये कहना चाहता हूँ कि आप पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अपन को किस ग्रेड की है जो तैयारी करनी चाहिए। जैसे मैंने सेकंड ग्रेड की है तो मैं सेकंड ग्रेड के बारे में बता सकता हूँ। हिंदी आपको तैयार करने के लिए इसमें क्या है, कुछ पार्ट होता है वो अपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता है तो वो बोरिंग होता है, तो अपन को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ही अपन किसी की सहायता लेके उस पार्ट को तैयार कर लेते हैं तो फिर वो एकदम आसान हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको कहीं न कहीं से हेल्प लेनी पड़ सकती है। जैसे हिंदी के लिए है तो हिंदी में साहित्य का पार्ट होता है, व्याकरण का होता है, काव्य शास्त्र का होता है, शिक्षण विधियों का पार्ट होता है। इसमें व्याकरण तो अपन जैसे सामान्य स्कूली शिक्षा में पढ़ते आ रहे हैं। काव्य और साहित्य के पार्ट के लिए जो अपन को कोचिंग की मदद लेनी पड़ती है। कोई भी कोचिंग जो अपने आसपास हो, अच्छी ढंग से चल रही है, अच्छे जा रहे हैं, तो उनमें अपन को भी क्या है, एक बार साहित्य और काव्य के लिए जो जुड़ जाना चाहिए। कोचिंग से जुड़ जाना चाहिए। उससे क्या है, अपनी राह है जो आसान हो जाती है। कई चीज़ों की अपन को जानकारी नहीं होती है, किस पार्ट का कितना योगदान है या कौन सा कितना पहले पढ़ना है। पढ़ना चाहिए, कौन सा काल बाद में है। बहुत सारे कवि होते हैं, उनकी बहुत सारी रचनाएं होती हैं। रचनाएं लिखने में, बोलने में दोनों एक जैसी होती है, वो याद नहीं रहती है। तो कोचिंग वाले वो अलग अलग पार्ट में है जो अपने दिमाग के अंदर एक छवि के रूप में बन जाती है। एक बार यदि अपन कोचिंग कर लेते हैं तो फिर वो राह आसान हो जाती है। मतलब अपने को समझ में आ जाता है कि हाँ, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना कहाँ है। से पढ़ना है। कोचिंग का मेन आधार है जो साहित्य, काव्य और कुछ विधाएं होती है, उनके आधार पर होता है। ज़्यादा व्याकरण का तो कोचिंग में बड़ा योगदान नहीं होता है, वो कम ही पढ़ाते हैं। लेकिन इस पार्ट के लिए अपन को कोचिंग करनी जरूरी होती है। और व्याकरण है वो अपन सेल्फ तैयार कर सकते हैं और कोचिंग की मदद से भी कर सकते हैं। मतलब कोचिंग से एक बार मतलब आपको ये जानने को मिल जाएगा कि हमें कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है। क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं जो बिना कोचिंग भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन आमतौर पर जो सामान्य व्यक्ति होता है उसको थोड़ी सी मदद मिल जाती है तो उसको एक मार्ग मिल जाता है, इस मार्ग कैसे चलना है। तो आपने भी सहायता ली थी हाँ, मैंने और भी हिंदी के लिए सहायता ली प्रथम थी। रैंक हासिल कर ली। बिल्कुल। तो सर हिंदी का जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र तो हो गया, इसके साथ साथ में प्रथम प्रश्न पत्र को भी कैसे हैंडल करें, उसको तैयार करने के लिए आपकी क्या योजना रही है, आप नए बच्चों को क्या बताना चाहेंगे? देखो, सब्जेक्ट के साथ साथ में प्रथम प्रश्न पत्र का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसे सेकंड ग्रेड की बात करें तो सब्जेक्ट 300 नंबर की होती है और प्रथम प्रश्न होता है वो 200 नंबर का होता है। तो आज से कुछ समय पहले अपन सब्जेक्ट के बेस पे सिलेक्शन पा लेते थे, लेकिन अब वर्तमान में जो पैटर्न बदल चुका है, सब्जेक्ट के साथ साथ में प्रथम प्रश्न पत्र है, उसका भी महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसमें भी 40% का बहुत बड़ा रोल होता है। पेपर काफ़ी टफ आते हैं, 40% बनाने भी काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ साथ ढंग की रणनीति से जो अपन को साथ साथ में प्रथम प्रश्न पत्र भी तैयार करना पड़ता है। अब प्रथम प्रश्न पत्र है तो वो सारा भारत जी के, राजस्थान जी के, साइको, करंट इनसे संबंधित होता है। तो वो अलग अलग विद्यार्थियों पर निर्भर करता है। कुछ विद्यार्थी होते हैं जो उनको सेल्फ तैयार कर सकते हैं, उनके पास बढ़िया कंटेंट है तो उसको बार बार पढ़ के तैयार कर सकते हैं। कुछ होते हैं जिनको कुछ पार्ट समझना होता है तो वे तो वो कहीं से ऑनलाइन की सहायता ले मदद भी सकते हैं। ले सकते हैं। लेकिन केवल सब्जेक्ट को तवज्जो देने से सिलेक्शन वर्तमान पैटर्न के अनुसार थोड़ा कठिन हो गया है। इसलिए सब्जेक्ट के साथ साथ में अपनों को प्रथम प्रथम प्रश्न पत्र पे मेहनत करनी जरूरी है। तो सर प्रथम प्रश्न पत्र के लिए आप क्या कोचिंग को महत्व देंगे या सेल्फ पढ़ के और जो टेस्ट सीरीज वगैरह है उनसे जुड़कर? अब प्रथम प्रश्न है वो
लगभग उसमें जीके का ही वेटेज होता है, राजस्थान का, भारत का करंट है। जी जी। और उसके साथ साथ साइको है, तो साइको अपन ने पहले कहीं नहीं पढ़ी है तो अपन कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। लेकिन बाकी वो जीके वाला है वो सबके ऊपर अलग अलग निर्भर करता है, किसी का जीके बेस मजबूत है तो उसको जरूरत रहती नहीं है मदद की, किसी का कमजोर है तो वो कहीं से सहायता लेके तैयार कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज का कितना योगदान रहता है? ये तो लगभग सभी को जांचने के लिए तो इसका सहारा लेना ही चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब टेट सीरीज का एक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा योगदान होता है, लेकिन टेट सीरीज है जो उचित समय पर ज्वाइन करनी चाहिए। अपन आज तैयारी करने बैठे और साथ में टेट सीरीज ज्वाइन कर ली तो उससे तो कोई बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। टेट सीरीज तभी ज्वाइन करनी चाहिए जब अपना सिलेबस है जो एक बार या दो बार ढंग से हो गया है। तो फिर क्या होता है, टेट सीरीज में अपन को 7 दिन का शेड्यूल मिलता है, 7 दिन के अंदर आपको इतना पढ़ना है, फिर उनका अपना मूल्यांकन होता है तो अपन को पता चल जाता है कि अपनी इसमें कमजोरी कहाँ रही है। फिर अगले 7 दिनों में जो आगे वाला शेड्यूल होता है, फिर 4 टेस्टों के बाद में चारों का एक साथ होता है, तो जो जो अपनी कमजोरी रही है उनको अपन सुधार सकते हैं। और इसे क्या है, निश्चित शेड्यूल के अंदर चलेंगे तो अपना 3 महीने या 2.5 महीने में पूरा सिलेबस है जो रिविजन हो जाता है। नहीं तो क्या है, अपन आलसी हो जाते हैं, आज नहीं कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे ऐसे करते करते रिविजन करने में सब महीने का टाइम लग जाता है। तो टेट सीरीज क्या है, रिविजन जल्दी हो जाता है और उसमें अपना मूल्यांकन होता है तो अपन को कॉन्फिडेंस किया जाता है कि हाँ इस पार्ट में मैं बढ़िया हूँ। और जो अपनी कमजोरियां हैं वो पता उनका चल भी जाता पता है, चल जाता है कि मेरे कमजोर पॉइंट कहाँ है, तो उनको अपन परीक्षा से पहले जो मजबूत कर लेना। सुधार सकते हैं। इसलिए ये टेट सीरीज है, इसका बहुत बेनिफिट है। भटकाव का दौर बहुत है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गांव में शादी होती है, वहाँ भी चले जाते हैं, दूर दूर तक दोस्तों के साथ में एंजॉय करते हैं, तो तैयारी के दौरान इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि भटकाव के दौर से अपना बच के रहेंगे जितने अच्छा है, क्योंकि अपना तैयारी करने के साथ में इधर उधर घूमेंगे, शादी अटेंड करेंगे तो वो तो फिर कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। अपना है जो तैयारी से ध्यान भटक जाएगा। अपन 10 दिन तैयारी करते हैं, फिर 3 दिन शादी में चले जाते हैं, तो वापस आते हैं तब वो 10 दिन वाली सारी मेहनत उसके ऊपर पानी फिर जीरो हो जाता जाता है। है। जहाँ तक हो सके मेरा ये कहना है कि जहाँ तक हो सके इन सामाजिक प्रोग्रामों से अपन को बच के रहना चाहिए, जहाँ तक हो सके। मतलब और तैयारी के जरूरी दौरान है कोई अपने परिवार के अंदर है तो फिर उसको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दूर दराज में इतना अपनी तैयारी कर रहे हो तो जाना कोई जरूरी नहीं। जाने से क्या है, तैयारी का रूटीन टूट जाता है, फिर वापस फ्लो बनता नहीं। तो आज की इस आधुनिकता के दौर में सर जो है वो ऑनलाइन जो है वो शिक्षक भी बहुत हैं, और सफल होने के बाद में भी विद्यार्थी भी कैमरों के आगे आके कुछ कुछ बड़ा चढ़ा के खुद को बताते हैं, मैंने ये स्ट्रगल किया है, घर वालों ने ये किया है, वो किया है। उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं, अपनी जो वास्तविक घटनाएं हुई है वही बताते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सिलेक्शन होने के बाद में जो अपना रूटीन है वो चेंज कर देते हैं, बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं। तो मैं तो उनके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अपने जो परिवार के सदस्य हैं, जैसे माता हैं, पिता हैं, वो चाहे कितने भी गरीब है लेकिन वो अपनी सहयोग तो किए हैं तब अपने यहाँ पहुँचे हैं। वो सहयोग नहीं करते तो अपने यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उन्होंने चाहे कैसे भी किया हो, चाहे गरीब परिस्थितियों में रहे हो, खुद खाना नहीं खाए हो, लेकिन अपने लिए तो वो हमेशा हमेशा ही है तत्पर सहयोग रहे, किया है। वो सहयोग नहीं करते तो अपन ट्वेल्थ स्कूल करने भी नहीं जा पाते। स्कूल भी नहीं जा पाते। मान लो 12th तक हाँ, शिक्षा फ्री होती है तो उसके बाद में तो खर्चा तो होता ही है ना, बीएसटीसी की है या किसी ने बीएड, बीएड की है, बीए बीए की है, किया, तो उसका खर्चा तो घर वालों ने उठाई है, वो बाकी सभी कोई के साथ में करते हैं। सभी के साथ में होते हैं। ये जो और ऑनलाइन जो बताते हैं, ये आप अब इनको क्या मानते वो हैं? बताते हैं, उनका सबका नजरिया अलग अलग होता है। कई बच्चे जो बड़ा चटा कर प्रस्तुत करते हैं, मेरा तो ये कहना चाहता हूँ कि अपनों को ज्यादा बड़ा चटा कर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस अपने परिवार वाले सुनते हैं वो अपना बोले हुए शब्द, तो तो फिर उनके ऊपर क्या बीतती नेगेटिव है। इफेक्ट पड़ता है, वो मान लो खराब। वो अपन को कुछ नहीं कहते हैं लेकिन मन के अंदर सोचते हैं कि मैंने बच्चे की पूरे सहयोग की, फीस भरी उसकी, उसको बीएड या बीएसटीसी कराई, कोचिंग करवाई, लेकिन उसके बाद में भी ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। मान लो अपन कुछ नहीं कहे फिर भी उनको मन में तो ग्लानि महसूस होती है। इसलिए जो अपनी वास्तविक बातें हैं वही प्रस्तुत करनी चाहिए। और पारिवारिक पृष्ठभूमि तो सबकी अपने ग्रामीण परिवेश से आते हैं तो नॉर्मली सबकी है, सबकी एक कमजोरी जैसी मानो होती या है। नॉर्मली है। हाँ किसी 19-20 का फर्क हो सकता है लेकिन सबकी एक जैसी होती है। लेकिन माता पिता है जो कभी भी अपने बच्चे को गलत रास्ते पे जाते हुए नहीं देखना चाहते, वो हमेशा ये चाहते हैं कि मैं मेरे को बच्चे को पढ़ाऊँ, नहीं है तो किसी से उधार लेके पढ़ाऊँ।
सक्सेस होगा तो वापस कवर कर लेंगे। इस प्रकार है जो जो वास्तविक होती है वही बताना चाहिए, बुढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। बाकी वो सबका नजरिया है जो देखने के लिए। तो सर आरपीएससी जो है वो आजकल अपने सिस्टम में सुधार करके जो रटे रटाए प्रश्न न पूछ करके कथन निष्कर वाले सवाल पूछ रही है, तो बच्चा किस प्रकार से खुद को तैयार करे कि वो अपना स्थान सुनिश्चित करे? अब देखो आरपीएससी का पैटर्न तो बदला है और ये बदलना भी जरूरी है, क्योंकि रटे रटाए सवाल अपन पूछेंगे तो फिर मेरिट ज़्यादा चली जाती है और इसलिए जो ये पैटर्न ठीक है। अब आरपीसी क्या है, बालक का दिमाग जांचना चाहती है कि इसका दिमाग है जो परीक्षा हॉल के अंदर कितना एक्टिव है। रटे रटे सवाल तो हर कोई कर सकता है, रट के उत्तर ला सकते हैं, लेकिन अभी आरपीसी का पैटर्न है जो कॉन्सेप्ट समझ आधारित है कि बच्चे की समझ कितनी विकसित हुई है। अब इसके लिए कैसे तैयारी करनी है, तो उसके लिए तैयारी का है जो शेड्यूल भी अपन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब रटे रटाए पर्सन नहीं आ रहे तो अपन को जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करके जाना तैयार पड़ेगा। करना होगा खुद को। और इसके लिए जो आरपीएससी अब पैटर्न चेंज किया है तो इसके अंदर 100% भी पूछ रही है, तो इसके अंदर क्या है, अपन को मूल किताबें हैं उनका भी सहारा लेना पड़ता है और चीज़ों को जो बारीकी से पढ़ना पड़ता है। तो सर मूल किताबें कहीं न कहीं पढ़ने में कठिन होती है, तो इसके लिए बच्चा कोचिंग ज्वाइन करे या उन मूल किताबों को पढ़ता ही रहे? अब मूल किताबें हैं जो भी मार्केट के अंदर, जैसे अपन अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते और ज़्यादा भी हो जाती है, तो कोई भी अपन जैसे किसी कोचिंग की सहारा ले सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी किताबें मार्केट के अंदर है, उनमें से अपनी चूज कर लो कोई भी किताब है जो किस पैटर्न पे बनी हुई है, जो भी आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसको फॉलो कर रही है नहीं कर रही है, उसके आधार पर है। जिस किताबें बनाते हैं तो वो मूल किताबों का सहारा लेते ही हैं, लेकिन फिर भी अपन को है जो सही ढंग से देख के सेलेक्ट कर लेनी चाहिए कि वर्तमान जो आरपीएससी के पैटर्न है वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ऐसी किताबें वो सजेस्ट करके जो उसी को बार बार पढ़ना चाहिए और अपनी समझ विकसित करना जरूरी है, क्योंकि रटे रटे सवाल होते हैं तो हर कोई कर लेता है, लेकिन समझ विकसित होना जरूरी है। कथन निष्कर्ष सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो सर हिंदी के अंदर जो है मेरिट का लेवल थोड़ा हाई रहता है, तो इसको किस प्रकार से हैंडल करें और प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार करते हुए किस प्रकार से खुद को तैयार करें? अब हिंदी क्या है, स्कोरिंग विषय है, तो हिंदी के अंदर तो अपन जब हमें तैयारी ढंग की हो जाती है तो 120% के आसपास बचा सकते हैं। उसके साथ साथ में जी के जैसे उसका पैटर्न है उसको फॉलो करें तो 45-50 सवाल इधर बचा सकते हैं। तो इस प्रकार हिंदी स्कोरिंग विषय है, इसलिए इसकी मेरिट तो आई जाना निश्चित है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ वर्षों से इसमें सुधार हुआ है और मेरिट है वो एक स्थिर सामान्य हुई। स्तर हुई। तो सर तैयारी के दौरान एक विद्यार्थी खुद को जो है वो किस प्रकार मोटिवेट रखे और इसका आपके जीवन में क्या योगदान रहा है, आपने किस प्रकार हैंडल किया था? देखो सर, मोटिवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है आंतरिक रूप से और एक होता है बाहरी रूप से। बाहरी रूप से मोटिवेशन होता है जो क्षणिक होता है, जो अपने मित्र कुछ समय हैं के लिए तरह कुछ समय के लिए होता है, वो प्राप्त करने के स्रोत हैं अपने मित्र हैं या सोशल मीडिया है या कोई रील देख के अपन मोटिवेट होते 30 हैं सेकंड की रील 30 सेकंड के लिए। तो वो क्षणिक होता है, उससे ज़्यादा कोई फायदा नहीं। फायदा होने वाला नहीं है। और दूसरा मोटिवेशन होता है आंतरिक रूप से, वो ये मनुष्य को जो सफलता की ओर बढ़ाता है। तो अपन को क्या करना है, आंतरिक रूप से मोटिवेट होना है, बाहरी मोटिवेशन से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। तो अपन को खुद वो आंतरिक रूप से मोटिवेशन होना है और अपने निश्चित टारगेट फिक्स किया गया अपन को ये बढ़ना है, जी। तो खुद अंदर से मोटिवेशन होकर उस पर फोकस करेंगे तो जरूर एक दिन जो सफल हो जाएंगे। तो सर मोटिवेशन लगभग अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि को देख लें और जो है वो अपने को क्या अचीव करना है उनको बार बार याद करते रहें, यही मोटिवेशन है या और कुछ आप बताना चाहेंगे? तो मोटिवेशन होता है अपन किस मार्ग पे चल रहे हैं, अपने जो सही मार्ग की ओर अग्रसर करना है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन अपने परिवार वाले भी करते हैं, गाइडेंस देते हैं कि ये नहीं आपको ये तैयारी करनी चाहिए, तो अपने मित्रों से सलाह मशवरा भी कर लेनी चाहिए और खुद पे भी विश्वास होना चाहिए कि मैं इसकी कर सकता हूँ। तो फिर अपना कोई टारगेट नीचे करके आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर उसकी तैयारी में लग जाना चाहिए और बार बार चीज़ों को बार बार करेंगे तो अपने लक्ष्य सफलता प्राप्त कर लेंगे। तो सर मोटिवेशन जो है वो आंतरिक ही होता है, जैसे कि इसमें किस प्रकार आपने देखा है? देखो आंतरिक मोटिवेशन में जो अपने खुद के अंदर पैदा होता है वो होता है, तो खुद के अंदर पैदा यहाँ तो
कोई अपना लक्ष्य लिया उसको सफलता प्राप्त करनी है, या फिर अपने माता पिता है उनके सपनों को सच करना है, तो ये मोटिवेशन जो अपने दिमाग के अंदर लक्ष्य रख के जो तैयारी करते हैं वो आंतरिक मोटिव होता है। और ये जो अपन इस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ते हैं कि अपने माता पिता के सपनों को सच करना है और आंतरिक रूप से मोटिवेट होकर कोई तैयारी करते हैं तो जरूर है अपन को सफलता मिल जाती है। आज के समय में जो है वो आरपीएससी और आरडब्ल्यूएसएमबी जो अधीनस्थ बोर्ड है, और दोनों हैं वो भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करते हैं। उसके अंदर लगभग भर्ती परीक्षाएं 2 महीने का अंतराल में होती रहती है, 2 महीने के बाद में ये होगी। तो एक विद्यार्थी को किस प्रकार इनको कन्विंस करना चाहिए, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, इसमें विद्यार्थी वर्ग को है जो अपना एक टारगेट फिक्स करना चाहिए। ऐसे तो भर्तियां तो खूब सारी चल रही है लेकिन सबकी तो अपन तैयारी नहीं कर सकते। तो अपने जहन के अंदर एक होना चाहिए कि मेरे को इस भर्ती की तैयारी करनी है, तो उसके अनुसार है उसको चलना चाहिए। नहीं तो अभी 2 महीने बाद ये भर्ती है उसकी की वो करके 2 महीने से दूसरी है, तो ऐसे तैयारी होती नहीं है। तैयारी अपन को लंबी करनी पड़ेगी, लंबी तैयारी करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट होता नहीं है। तो मेरा इसमें यही सलाह है कि अपन को एक टारगेट फिक्स करके 2-3 साल उसी के पीछे 1 साल 2 साल लगना चाहिए, उसी से जो सफलता मिलेगी। बार बार अपन रास्ते चेंज करेंगे तो फिर सफलता से दूर चले जाएंगे, सफलता हार लगेगी। बिल्कुल। विद्यार्थी लंबी तैयारी करता है, 6-7 महीने कोचिंग के बाद में सेल्फ स्टडी भी करता है, उसके बाद में उसको खुद के शॉर्ट नोट्स जो है आपने क्या तैयार किए थे या किस प्रकार करनी चाहिए, आप बताना चाहिए। शॉर्ट नोट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब अपनी ढंग की तैयारी हो जाती है और जैसे एग्जाम डेट नज़दीक आने लग जाती है तो रिवीजन के साथ साथ अपन को जो कुछ पढ़ने सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कोई भी टॉपिक उठाए उसके अंदर जो जो अपन को चीज़ें याद नहीं है और मोस्ट लग रही है तो उसको एक साइड में कॉपी बना के उसके अंदर लिख लेना चाहिए। और अपन को लग रहा है कि इस टॉपिक के अंदर ये महत्वपूर्ण है, अपन को याद है और इसमें से पर्सन श्योर आता है तो उसको भी है जो शॉर्ट में ऐड कर लेना चाहिए। शॉर्ट नोट का फायदा ये होता है, जैसे मान लो भी एग्जाम के अंदर 7 दिन बचे हैं तो 7 दिनों के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके पूरे अपन रिवीजन तो नहीं कर सकते हैं मूल बुक से। तो जो शॉर्ट नोट्स अपने होते हैं वो लास्ट में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो लास्ट में अपने शॉर्ट नोट्स को 7 दिन में 2-3 बार पढ़ सकते हैं, तो उससे अपन को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरी तैयारी है जो संतुष्ट है। और तैयारी से संतुष्ट हो जाते हैं, अंदर घबराहट नहीं होती है, तो अपन पेपर को बढ़िया ढंग से मैनेज कर लेते हैं और मैनेज कर लेते हैं तो फिर हम सफलता प्राप्त कर लेते हैं। नहीं तो अंतिम दिनों पे अपन को लग जाता है कुछ याद नहीं है, और ये सभी विद्यार्थियों के साथ होता है। परीक्षा डेट 2 महीने के लिए आगे बढ़ जाए, ठीक है, तैयारी ढंग से हुई नहीं, ये सभी के साथ होता है। तो इसे बचने के लिए ये जो अपन जब कंटेंट पढ़ना शुरू करते हैं तो साथ तो साथ उसको सीमित करते जाएं। सीमित करेंगे तो लास्ट तो में अपन रिवीजन कर लेंगे। हड़बड़ाहट नहीं होगी, एकदम हड़बड़ाहट रिवीजन भी नहीं हो होगी, जाएगा। रिवीजन होगी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ मेरे पढ़ा हुआ है। तो और उससे कॉन्फिडेंस ही वो व्यक्ति को सिलेक्शन के करीब ले जाता है। बिल्कुल। जिस प्रकार गांव से विद्यार्थियों का रुख हुआ है, तो इसमें बहुत सारे वर्गों को जो लाभ लेने के लिए, जैसे कि हॉस्टल्स वाले हैं, और ये जो आजकल लाइब्रेरी का ट्रेंड चल रहा है, इसमें भी बहुत मतलब 200 मीटर पे लाइब्रेरी खुल रही है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, या इससे आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप बच्चों को बताना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल सर, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो लाइब्रेरी एक दृष्टि से देखा जाए तो पढ़ाई करने वाले के लिए बच्चे के लिए सही भी होती है, और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है। जैसे लाइब्रेरी में क्या है, अपन पढ़ने वाले बच्चा है तो वो एक सीट पे 4-5 घंटे आराम से बैठा बैठा पढ़ सकता है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो उसके अंदर फ्री वाईफाई होती है, और कोई बच्चे होते हैं जो वाईफाई चलाने के उद्देश्य से आते हैं या फिर एसी की ठंडी हवा लेने के लिए आते हैं, तो फिर उनके लिए वो नुकसानदायक भी होती है। लेकिन पढ़ने वाले बालक की दृष्टि से देखा जाए तो उसमें क्या है, एक तो ध्यान है वो अपना पूरा है जो फोकस रहता है, कंसंट्रेट हो जाता है बुक के अंदर या चैप्टर के अंदर, बाहरी भटकाव नहीं होता है, और आसपास में बच्चे भी पढ़ने वाले होते हैं तो उनका माहौल का उसको फायदा मिल जाता है। और कई बच्चे होते हैं जो लाइब्रेरी का सहारा ना लेकर रूम पर भी पढ़ सकते हैं, वो सबका अलग अलग पढ़ने का नजरिया होता है। कईयों को लाइब्रेरी में पढ़ना अच्छा लगता है, रूम पे पढ़ नहीं पाते। कई ऐसे होते हैं जो लाइब्रेरी में नहीं पढ़ते, रूम पे पढ़ते हैं। तो वो दोनों दृष्टि देखा जाए, ऑल ओवर देखा जाए तो दोनों ही सही है, और इसका पॉजिटिव फायदा लेने वाले रहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं 100 में से 1-2% होते हैं, उनका वो टारगेट अलग होता है। तो आपने सर जो है वो क्या आपने लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन की थी तो कहाँ की थी? अंतिम समय में क्या उससे फ़ायदा हुआ आपको?
मैंने कुछ समय तो मैं रूम पे भी पढ़ा था, लेकिन उसके बाद में रूम पे थोड़ा डिस्टर्ब होने लगा, तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। यहाँ शास्त्री नगर में जसनाथ लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर ली थी। और लाइब्रेरी में निश्चित शेड्यूल से फॉलो करता है। जैसे मेरे को सुबह उठा, मैं स्नान करके 7 बजे जाना है तो जाना ही, 12 बजे तक पढ़ा, बीच में 1 घंटा उधर उधर हो जाता है, लगातार पढ़ नहीं पाते। फिर वापस रूम आए, खाना बनाया, खाया, वापस 3 बजे गए, 7 बजे आए। तो इस प्रकार से एक लाइब्रेरी जाने से क्या है, शेड्यूल बना रहता है अपने दिनचर्या। रूम पे क्या होता है, पास में कोई मित्र आ जाते हैं तो उसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये सब के अलग अलग लागू होता है। कई बच्चे रूम पे पढ़ पाते हैं तो वो पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं जिनको पढ़ पा रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, तो फिर आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर लाइब्रेरी से आपको हेल्प मिली थी या कुछ ऐसा, लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे को तो लाइब्रेरी से मदद मिली थी। और मैं यहाँ शास्त्री नगर में की तैयारी की, तो मेरे पास में ही जसनाथ लाइब्रेरी थी, वहाँ मैंने ज्वाइन कर ली। तो मेरे साथ में पढ़ने वाले मित्र मंडली थी, लाइब्रेरी वाले भी परिवार की तरह थे। तो आराम से हमने पढ़ाई की, तो कोई इश्यू आया नहीं, फुल स्पेस थी, बढ़िया कुर्सियाँ थी। तो हमने जो आराम से तैयारी की। वहाँ का वातावरण ठीक था? वातावरण बढ़िया था, मित्र मंडली अच्छी थी, लाइब्रेरी का वातावरण बढ़िया था। तो सर आज लाखों की भीड़ में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनमें एक सफल होने के लिए विद्यार्थी को कुछ तो अलग करना ही होता है। उसमें आपने क्या अलग किया था और अपने छोटे भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि ताकि वो भी अलग करके ही सिलेक्शन होगा? ऐसे तो पढ़ते तो सभी है। देखो, लाखों की भीड़ के अंदर तैयारी करने वाले तो हजारों होते हैं, लेकिन पोस्टें तो सैकड़ों में आती हैं। फिर उनमें से ये अलग होना यही होता है कि आप तैयारी तो मतलब हजारों बच्चे करते हैं तो सभी अलग अलग करते हैं। काफ़ी बच्चे होते हैं जो तैयारी करते हैं, लेकिन अलग में देखा जाए तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्टों में उनमें अव्वल रहते हैं, लेकिन आरपीएससी के अंदर पिछड़ जाते हैं। तो उनका वो मेन अलग होने का फायदा ये है कि वो आरपीएससी का जो प्रेशर होता है एग्जाम हॉल के अंदर 3 घंटे का समय, उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। अपनी तैयारी एवरेज है और वो प्रेशर अपने सही ढंग से मैनेज कर लिया तो उन भीड़ से अपन अलग हो जाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तैयारी तो सिलेक्शन होने वालों से ही बढ़िया ढंग की होती है, लेकिन वो 3 घंटे उनका प्रेशर वो नहीं झेल पा जाते हैं और परीक्षा के अंदर पिछड़ जाते हैं। मतलब एग्जाम हॉल में भी खुद को कॉन्फिडेंट रखना पड़ता है। एग्जाम हॉल के अंदर खुद को कॉन्फिडेंट रखना बहुत जरूरी है और प्रेशर सहन करना जरूरी है। आपने कैसे किया था सर ये, मतलब? देखो, प्रेशर तो सबके ऊपर आता है, लेकिन अपने खुद की तैयारी पे अपन को विश्वास करना चाहिए कि हाँ मेरे को सब याद है। वहाँ अपन को लगे कुछ याद नहीं है तो धीरे पहले ही धीरे हार जाओ। तो पहले हार जाओगे और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। वो अभी प्रेशर हो बढ़ने जाएगा। लगा तो ऐसे चक्कर आने लग जाएगा, पसीना आना शुरू हो जाएगा। फिर अपन पेपर ढंग से जो मैनेज नहीं कर पाएंगे, प्रश्न पढ़ेंगे अपना दिमाग कहाँ चल रहा है कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए अपन को उस प्रेशर को मैनेज करना बहुत जरूरी एक ये जो कहीं न कहीं रहता है कि आजकल बच्चे एक बिल्डिंग में रूम लेके रहते हैं, काफ़ी बच्चे साथ में रहते हैं, तो उनमें ग्रुप स्टडी को आप महत्व देते हैं या एकांत में जो सेल्फ स्टडी को महत्व? क्या बच्चों को मिल करके पढ़ना चाहिए या है। इसके भी देखो, दो पहलू हैं? सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी दोनों का अपना अपना योगदान होता है। जैसे अपन पूरा सिलेबस उठा के देख लें तो ग्रुप स्टडी में पढ़ना संभव ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा होता है। और अपन ग्रुप में बैठने पढ़ने बैठ जाएं तो फिर समय समय व्यर्थ ज़्यादा लगता है। और ग्रुप स्टडी का भी मैं तो होता है, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो जो अपन सेल्फ बार बार पढ़ते हैं, लेकिन उसका कहना क्या चाहता है, कॉन्सेप्ट अपन को समझ में नहीं आता। तो उसके लिए जो ग्रुप स्टडी सबसे बेहतर माध्यम है। कुछ चीज़ें होती है जो अपन समझ नहीं पाती, लेकिन वही चीज़ें दूसरे सामने वाले के साथ में कन्विंस करेंगे तो शेयर करेंगे तो कुछ चीज़ों का उनके पास में ट्रिक होता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे, कुछ मेरे पास। तो ऐसे ग्रुप स्टडी में कुछ उनको जानने का पार्ट का तरीका अपने को पता चलेगा, योगदान होता है। जो अपन को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो ग्रुप आसान स्टडी लगने लगे। आसान लगने लग जाती तो कहीं न कहीं ग्रुप स्टडी भी सही है है। ग्रुप और स्टडी का भी योगदान है और सेल्फ स्टडी का, दोनों का अपने अपने जरिए है। ग्रुप स्टडी और में ग्रुप का भी ध्यान रखना चाहिए। ग्रुप तो अच्छा होना चाहिए, लेकिन अपने ग्रुप लेवल का होना चाहिए, नहीं तो उसके पढ़ने वाला सामने होना वाले चाहिए। कुछ आ ही नहीं रहे तो उसके सामने अपन ग्रुप स्टडी क्या करें। और ग्रुप स्टडी ग्रुप स्टडी में पढ़ा हुआ है जो अपन को लंबे समय तक याद रहता है। चीज़ें अपन बोल बोल के या आपको सुनाया या दूसरे वाले ने मेरे को सुनाया, तो वो चीज़ें हैं जो एक प्रकार से दिमाग के अंदर सेट हो जाती है। और वही चीज़ें जब उनमें से प्रश्न आ जाता है एग्जाम हॉल के अंदर, तो उसका उत्तर है जो अपने दिमाग के अंदर एक आवाज़ के अंदर गूंजने लग जाता है। तो मेरी दृष्टि से ये जो दोनों का बराबर योगदान होता है। मतलब अगर ग्रुप अच्छा नहीं है तो आपको नुकसान होगा, ग्रुप अच्छा नहीं है तो फिर नुकसान होना ही है। लेकिन ग्रुप
बढ़िया है तो ग्रुप वहाँ वो तो आपको अपना 100% फायदा मिलेगा। बिल्कुल अपना लेवल देखना चाहिए इनके, मैं जिस ग्रुप में स्टडी कर रहा हूँ वो मेरे योग्य है कि नहीं। सर एक ये जो आज विद्यार्थी कहीं न कहीं लिखने में जो है वो खुद को असहज महसूस करता है कि मैं फ़ोटोकॉपी ज़ेरॉक्स करवा लेता हूँ, कौन लिखे इतना सारा मैटर, बाद में पढ़ लूँगा, उसका लिखा हुआ कॉपी करवा लेता हूँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसके बारे में मेरी तो ये राय है कि जहाँ तक हो सके आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके नोट्स है वो खुद बनाए। बड़े बड़े जो मार्केट्स के अंदर जो नोट्स आते हैं उन पे अपना विश्वास नहीं कर सकते। वो सामने वाला जब नोट्स बनाता है वो तो अपने हिसाब से बनाता है, कौन कौन सी टॉपिक उसने छोड़े, कौन से उठाए, वो तो उस पर निर्भर है। मेरी तो यही सलाह है कि जहाँ तक हो सके अपन ने टॉपिक पढ़ा है या कहीं से कोचिंग की है या ऑनलाइन देखी है तो उसके साथ साथ में खुद के हाथ से नोट्स बनाओ। खुद के हाथ से अपन नोट्स बनाएंगे तो आधी चीज़ें तो जब अपन खुद देखेंगे तब याद हो जाएगी, फिर खुद के नोट्स बार बार पढ़ेंगे तो चीज़ें जो आसानी से याद हो जाती हैं। दूसरों के बड़े बड़े नोट्स से की तुलना में खुद के बनाए खुद लिखे के हैंड होंगे, से बनाए हुए नोट्स से वो एक तो बेहतर है। वो उसी समय छप जाएँगे। हाँ, तो जब अपन नोट्स बनाएंगे तो उसके साथ साथ में बोल बोल के लिखेंगे या देख के लिखेंगे, जैसे भी लिखेंगे तो एक बार चीजें हैं जो वो जुड़ा हो दिमाग जाता है के वहीं अंदर जुड़ा हो कॉपी जाता है। का, फिर अपने हाथ से लिखी हुई चीजें हैं बार बार पढ़ने में पढ़ेंगे तो आसान फिर रहता है, वो आसान रहता है और हम लोग याद भी हो जाता है कि यहाँ चीज ये लिखी यहाँ है। ये लिखा हुआ है, फिर दूसरों की बनाई हुई नोट्स है उसकी तुलना में जो संभावनाएँ कम है। संभावना है मतलब खुद के नोट्स बनाए तो अच्छा है। मतलब आपकी यही राय है कि बच्चा खुद के प्रॉपर नोट्स बनाए और उनका बार-बार रिवीजन करे, प्रॉपर नोट्स बना के बार बार रिवीजन करें और खुद। उनका अंडरलाइन वगैरह जो भी है। हाँ, शुक्रिया मानाराम जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने बच्चों को आपकी जर्नी का निचोड़ बताया। मानाराम जी आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमारे द टॉपर्स टेबल के साथ में जुड़कर जो नए विद्यार्थी हैं और जो अभी भर्ती परीक्षा होगी उसके लिए बच्चों को बताया गाइड किया, इसके लिए आपका शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा मान सम्मान किया, मेरे को बोलने के लिए मंच दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। शुक्रिया मनाराम जी।